मिर्ज़ापुर का अगर वर्ल्ड देखा जाए, ये सारी भसड़ आपकी वजह से ही मची हुई है। किसी ने पोस्ट डाली थी ये मुंह लटकाए हुए बुढ़ा, तो उसमें सब चीजों से सहमत हो सकता हूँ, एक चीज को छोड़ के, वो है बुढ़ा। कोई शर्त लग गई थी बच्चों में कि ये अगर ये पोटी कोई उठा लेगा तो मैं खा लूंगा, तो मैंने उठा के लो खाओ। कि आप चल रहे हैं, आपके पैर से एक कप टूट जाता है और माँ आपसे पूछती हैं तुम कप क्यों तोड़ दिए, और आप दूसरा कप उठा के पटक देते हो। गलती से लग गया था, तो मैंने कहा तोड़ तो नहीं दिया, तोड़ तो ऐसे देते हैं, ये तो टूट गया। पंकज त्रिपाठी आपके बारे में बोल रहे हैं ऐसा, वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। एक्सटेंडेड फैमिली है हम एनएसडी पास आउट। ऐसा नहीं कि कोई हमारा नेपोटिज्म फैला रहे थे हम, कि नसीर भाई हमारे को रोल दिला रहे थे। मैं आया जिस वक्त हीरो की जो डिमांड्स थी वो मैं फुलफिल नहीं करता था। फिल्में तो अच्छी बनने लगी मुझे लगता है 90s के बाद से, लेकिन टेलीविजन का स्तर गिरा है। नागिन, बिल्ली, पतंग में लटक जाना और पता नहीं क्या क्या। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। क्या बात। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं राजेश तेलांग सर। राजेश सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। अभी हमारी एक नई फिल्म आ रही है उलझ, 2 अगस्त को, उसी का ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ से चला आ रहा हूँ। अच्छा, भी आप ट्रेलर लॉन्च से ही आ रहे हो? हाँ, तो मैंने कहा थोड़ा प्रमोशन हो जाए ना शुरू में। नहीं सर, तो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलेंगे चाय पीजिएगा। चाय मैंने अभी एक तो पी थी, लेकिन चाय अगर चलते में मिल जाती है तो पी लूंगा। पी लीजिएगा। तो चाय यहाँ पीजिएगा या चांद पे पीजिएगा आप? मतलब चांद पे तो मन तो वहीं का है, मन तो वहीं का है, क्योंकि चांद की चाय है ना, ये तो रोजमर्रा की चाय है। चांद की चाय है जो हमने ख्वाब देखा था ना जिंदगी में, जहाँ पहुँचने का, एक परफेक्ट दुनिया का, जहाँ जो भी हमारी इस दुनिया की बुराइयां हैं वो ना हो, कोई बुराई ना हो, सिर्फ चाय अच्छी हो। जिन लोगों को नहीं पता है तो चांद पे चाय सर की एक कविता संग्रह है, राइट, जो कि कितने साल पहले आई थी? अभी मेरे ख्याल से नहीं 2 साल हुए। 2 साल हो गया है। 2 साल 2 साल हो गया है। 2 साल हो गए, और 1 साल में उसका सेकंड एडिशन आया। सेकंड एडिशन है तो बड़ा हिंदी बुक का सेकंड एडिशन आया। लेकिन वो कविता बहुत दिनों से मतलब कि यूट्यूब पे मिलता है, जबकि आप चांद पे और चाय पे इस तरह का जिक्र आप करते मैंने रहते खुद हैं। ने एक पहले, अभी थोड़ा रेगुलरली उसके लिए कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था कुछ सालों पहले। उसमें काफ़ी मटेरियल पड़ा है, आप देखिएगा, 6-7 शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है, और टॉक शोज बनाता था। मतलब एक पोइट्री पे था, चांद पे चाय नाम था उसका, और एक स्टोरी नरेशन का था, सुनी अनसुनी स्टोरीज विद अनूप सोनी। तो अनूप यूज्ड टू नरेट दैट स्टोरीज, क्लासिक स्टोरीज, जैसे प्रेमचंद की हुई, मंटो की हुई, ऐसे करके। तो वो चांद पे चाय पे मैं अपनी भी कुछ कविताएं सुनाता था और बाकी यंग पोइट्स को बुलाता था। यहाँ पे भी थोड़ा सुना दिया जैसे उसी से शुरू होता है। वो ये था कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। गहराई। वाह। चोट खाई गहराई है। फिर वो भी ये लाइन है आपका कि जब हम तुम मिलना बंद कर देंगे तो हम कविताओं में मिलेंगे। आओ चांद पे एक चाय। आओ चांद पे चाय पिएं। हाँ, क्या बात। उसी 4 लाइनों से इस किताब का शीर्षक, टाइटल, उन्वान मिला। गुलजार साहब भी कुछ आपके बारे में लिखे जब आपकी ये बुक पढ़े, तो क्या मतलब क्या फ़ोन किए वो आपके पढ़े, कैसे, क्या अनुभव नहीं, रहा? मैंने उनके साथ उन तक पहुंचा था मैं किसी जरिए से, कि मेरी कविताओं की किताब है, और मैं जीवन में मतलब उनके सभी मुरीद हैं ना, लेकिन मेरे लिए वो एक बहुत बड़े आदर्श की तरह से मैंने उनको हमेशा माना। तो मैं चाहता था अगर वो ही लिखते हैं, जैसे अगर बच्चन साहब मेरी एक्टिंग के बारे में कुछ कह दें, तो थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी जो मुझे मेरे बारे में कुछ लाइंस लिख के दी, वो किताब की कीमत 100 गुना बढ़ा देती हैं, मेरी तो बढ़ा ही दी। आपने इतने साल काम किया, इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं, बट मोस्टली चाहे वो मिर्ज़ापुर हो या फिर सिलेक्शन डे हो या फिर दिल्ली क्राइम हो, आपके कैरेक्टर्स में एक कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी एज इन की थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डेप्थ और वल्नरेबिलिटी भी रहती है। तो कितना मुश्किल होता है एक ऐसे किरदार को निभाना, और हाउ डू यू अप्रोच दिस कैरेक्टर्स? मतलब कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हो फिर इन सब कैरेक्टर्स के लिए? देखिए, कुछ तो कैरेक्टर्स जो भी मिलते हैं आपको, उनमें कुछ लिखा हुआ होता है, मिलता है आपको
स्क्रिप्ट में मिलता है, डायरेक्टर के नरेशन से मिलता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट आपको खोजने पड़ते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे ज़िंदगी में हमें अपनी वल्नरेबिलिटी शो करनी चाहिए, सिर्फ एक फसाड में और ताकत के छलावे में, भ्रम में नहीं जीना चाहिए, अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाना चाहिए। वैसे मैं कैरेक्टर्स में वल्नरेबिलिटी ढूंढता हूँ कि कहाँ पे लोग ढूंढते हैं कि इस कैरेक्टर की ताकत कहाँ कहाँ दिखा दूँ, मैं ढूंढता हूँ कि इस कैरेक्टर की कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ दिखा दूँ। तो ये एक अप्रोच भी है और उस कैरेक्टर को थोड़ा सा ह्यूमन भी बनाती है। तो प्रिपरेशन तो अक्सर हर कैरेक्टर की डिफरेंट होती है, वो कैरेक्टर भी बताता है कि क्या प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, समान नहीं हो सकती हर कैरेक्टर की। उसके अलावा डायरेक्टर भी बताता है कि वो किस तरह से कर रहे हैं। कई डायरेक्टर्स वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, रीडिंग्स करना चाहते हैं, कई डायरेक्टर्स कुछ नहीं करना चाहते, सीधा आपसे सेट पे मिलना चाहते हैं एक बार नरेशन और समझाने के बाद। वो उस पे है, फिर आपकी अपनी तैयारी होती है। तो एक एक्टर की प्रिपरेशन तो हमेशा चलती रहती है, कैरेक्टर की बार बार करनी पड़ती है। मगर ये जो हम काम की बात करें, जैसे मिर्ज़ापुर बोलूँ या सिलेक्शन डे या फिर दिल्ली क्राइम, सब की जो वर्ल्ड है, मतलब स्पेशली खास के मिर्ज़ापुर के जो वर्ल्ड की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डार्क वर्ल्ड कहूँ या फिर वायलेंट वर्ल्ड कहूँ। तो जब इसका लंबे समय तक शूट चलता है तो क्या ये कहीं ना कहीं एज अ पर्सन क्या ये मेंटल वेलबींग पे भी इम्पैक्ट करता है, या फिर उसको कैसे आप बैलेंस करते हो? नहीं, मतलब मैं मिर्ज़ापुर में जहाँ तक मेरे साथ जितने भी सीन्स हुए हैं या हुए हैं उनमें बहुत अधिक तो था नहीं, अगर आपने देखा हो तो कभी भी मारधाड़ और वो बिल्कुल ही वो अलग काट देना, और वो मेरे जितना भी ट्रैक है उसमें नहीं है। फर्स्ट सीजन में घर में ही थोड़ा वायलेंस होता है मुन्ना जब घर आता है तो, और उसके अलावा तो गोली वोली ही है कुछ जगह, या मैंने ही तमाचे मारे होंगे। एज एन एक्टर देखिए, आपको डिटैच करना आना चाहिए, जैसे अपने आप को किसी चीज़ से अटैच करना आना चाहिए एज एन एक्टर, वैसे ही अपने आप को डिटैच करना भी आना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे ना, कई लोगों को कैरेक्टर से बाहर निकलने में वक्त लगता है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रोफेशनल एक्टर को ना बाहर निकलने में वक्त लगना चाहिए, ना अंदर घुसने में वक्त लगना चाहिए। अगर शायद बाहर निकलने में वक्त लग रहा है, मतलब प्रिपरेशन भी ज़्यादा चाहिए होती होगी। और तो आइडियल सिचुएशन ये एक्टर की कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ कर पाए। कुमार रोबोट 2.0 के समय शायद उनसे भी ऐसे ही पूछा आपका प्रोसेस क्या है, तो बोला कि अगर आप कैमरा के ऑन होते ही स्विच ऑन नहीं हो सके आप, और ऑफ होते स्विच ऑफ नहीं हो सके, फिर आप किस बात के एक्टर हैं? मतलब एक प्रोफेशनली वी आर रिक्वायर्ड टू डू दैट, कि वही करना है ना, कि स्विच करना है आपको, कि आपके एक्टिंग की वही प्रिपरेशन बताती है आपको, है ना कितनी अच्छी। कभी कभी कई डिफिकल्ट सीन होते हैं कि उस मेंटल स्टेट पे, उस भावनाओं के स्तर पे पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो रेगुलर भावनाएं नहीं है, या ऐसी भावनाएं जिनसे आप गुजरे ही नहीं हो कभी ज़िंदगी में। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए हो सकता है, और उससे निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन वो ये नहीं है कि मेरे जीवन में ही आ जाए, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा अपने जॉब को, है ना, और घर जाते ही मैं भूल भी जाता हूं कि मैं एक्टर हूं। मिर्ज़ापुर का अगर वर्ल्ड देखा जाए तो आपका कैरेक्टर जो है ना, मेरे को लगता है कि सारी भसड़ आपकी वजह से ही मची हुई है। हाँ, ये अभी एक किसी ने पोस्ट डाली थी और मुझे ऐसा मतलब मुझे क्या कैरेक्टर को लताड़ा गया है, है ना, कि ये मुंह लटकाए हुए बुढ़ा, तो उसमें सब चीज़ों से सहमत हो सकता हूँ, एक चीज़ को छोड़ के, वो है बुढ़ा। और उसमें ये भी लिखा हुआ था ना कि ना मैं बाकी हर चीज से सहमत नहीं होकर कह रहा, सिर्फ बुढ़ा से सहमत नहीं हूँ, वो आप भी सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना, बुढ़ा तो नहीं लगता सर आप। भाई कैरेक्टर तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, मैंने जिंदगी का पहली फिल्म जो की 1084 की 1084 की माँ, मैं 26 साल का था, 60 और मैंने 65 साल के बूढ़े का कैरेक्टर किया था। अब भी मैं जो कैरेक्टर करता हूँ वो उससे छोटी उम्र के होते हैं, जो मैंने आज से 98 में की थी उस फिल्म के से छोटे कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, तो मैं तो यंग होता जा रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ। थोड़ा ना पीछे चलते हैं और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। छोटा शहर है बीकानेर का, एक छोटा बच्चा है, वो अपने साइकिल से बीकानेर की तंग गलियों को एक्सप्लोर कर रहा है। एक माँ है जो अपने बच्चे को बोलती है कि बेटा हमेशा कहानी में लेखक बनने की कोशिश करना, कभी नायक मत बनना। कुछ बुली हैं जो उस बच्चे को बुली करते हैं, और बुली करते करते एक ऐसा वक्त आता है जब कुत्ते के पॉटी को उसके मुंह पे पोत दिया जाता है।
फिर बीकानेर के तंग गलियों में साइकिल चलाते चलाते वो इंसान बम्बई की फिल्मी दुनिया में अपने किरदारों से शहर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। उसका बड़ा भाई है जो उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक इश्क है जो जितनी खूबसूरती से मुकम्मल हुआ था उतनी ही खूबसूरती से वो ख़त्म भी हो जाता है। इन सब यात्राओं में राजेश कहाँ है? राजेश खुद को कहाँ पाते हैं इस कहानी में? ये मैं इस कहानी में हर पल में पाता हूँ अपने आप को। इस कहानी का एक भी हिस्सा नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं हूँ, और वही कहानी का हर हिस्सा है जो इसने मुझे बनाया है। तो मैं जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो अच्छा हुआ, और अगर कुछ गलत हुआ आपके साथ तो उससे भी कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश की। बट आपके चेहरे पे सर कुत्ते की पॉटी को पोत दिया जाता है, इससे क्या सीखे आप? नहीं, उन्होंने मतलब क्या फेंका था मेरे मुंह पे? क्या इंसिडेंट क्या हुआ था सर? वो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा वैसे ही था, जिसको कहते हैं ना सोशल स्किल्स नहीं होती ना बच्चों में। कई बच्चों में आता नहीं, उनको व्यवहार करना नहीं आता, तो वो तो उनकी खिंचाई ज़्यादा करते हैं बच्चों की, दूसरे बच्चे। तो वो कोई शर्त लग गई थी बच्चों में कि ये अगर ये पॉटी कोई उठा लेगा तो मैं खा लूँगा। किसी एक अल्फा मेल टाइप का जो बच्चा था उसने कहा, तो सबने मजाक में टाल दिया। मैं क्योंकि नादान मन था तो मैंने उठा के, लो खाओ। तो खाता कौन था, उसने उठा के मेरे मुंह पे मारा। तो तब से मैं वहाँ से कट गया मैं। तो उसने फ़ायदा किया मुझे, क्योंकि मैंने बाहर के अपने मोहल्ले के बाहर की चीज़ों को देखना शुरू किया, बाहर घूमना शुरू किया, बाहर के दोस्त बनाए जो मुझे जज नहीं करते थे। तो उसने मेरे लिए होराइजन खोला। मैंने तब भी उसके ऊपर तरस ही खाया होगा, जितना मुझे याद है बचपन में भी। गुस्सा नहीं आया था, आपको मैं सच में कहूँ तो थोड़ी देर के लिए आया होगा, लाचारी महसूस हुई होगी क्योंकि बाकी लोग हंसने लगे। लेकिन मेरे को अल्टीमेटली मुझे यही लगा कि यार मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ और है, यहाँ नहीं जम रहा, कुछ ढूंढता हूँ। ऐसा ही हुआ। वो जो एक मेरा जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था ना बचपन से, जो एक साइंटिस्ट बनने का या एडिसन की तरह से रोज़ एक आविष्कार करने का, ऐसे वाला दिमाग था ना कि कुछ आविष्कार कर दूंगा मैं। तो उस आविष्कार की खोज में है ना, वो कोई हर पड़ाव ही होता है, वो यहाँ लगता है कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, कोई रोक नहीं पाती थी कोई चीज़ मुझे। ये ऐसा स्पिरिट अपने आप मिला, कोई कल्टिवेटेड नहीं है। आप अपनी तुलना कर रहे हैं एडिसन से कि आप आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमको पता चला है कि आविष्कार तो होता था, लेकिन वहाँ पे बिजनेसमैन भी आपके अंदर का जो था वो भी वहाँ पे चलता था। हाँ, वो भी था, एंटरप्रेन्योरशिप थी वहाँ पे थी कि कॉमिक्स अगर आप खरीद रहे हो ना तो उसको आप भाड़े पे भी दे रहे हो। राजेश बुक स्टोर जैसा कुछ। हाँ, राजेश बुक सेंटर। फिर जो प्रोजेक्टर पे उसका स्टाम्प मेरे पास अब भी पड़ा होगा। अच्छा। तो मेरी जेब खर्ची निकाल लेता था मैं, मतलब, लेकिन वो ब्लैक मनी की तरह ट्रीट करता था, जो घर में पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं था। मैं ब्लैक मनी थी, वो मेरी ब्लैक मनी थी। घर में तो मिलना ही है, जो घर से उस दौरान मिलते से मुश्किल से पॉकेट मनी 25 पैसे। ये मैं बता रहा हूँ 80s, अर्ली 80s है ना। तो 25 पैसे 50 पैसे हद से हद ऐसा ही था, उसमें कुछ नहीं होता था, हमारी इच्छाओं के अनुरूप कुछ नहीं होता था। मम्मी पापा के हिसाब से तो बहुत था। आप बचपन से इंट्रोवर्ट रहे हैं, मानते हैं खुद को इंट्रोवर्ट? आप इंट्रोवर्ट ही कह लीजिए, क्योंकि मेरे को क्या कहना, इंटरेक्ट करना ठीक से आता नहीं था, तो खुद के साथ ही इंटरेक्ट करने लग गया। ठीक है, तो ये एक बात होगी। बट फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, फिर ये ऐसा कैसे हो जाता है कि आप चल रहे हैं, आपके पैर से एक कप टूट जाता है और माँ आपसे पूछती हैं कि तुम कप क्यों तोड़ दिए, और आप दूसरा कप उठा के पटक देते हो और माँ को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं तोड़ना, इसको बोलते हैं टूटना। माँ के सामने ये रिबेलनेस कहाँ से आ गई आपको? ये ओशो। तो बचपन में ही ओशो पढ़ लिया था? मैंने 13-14 साल की उम्र में ओशो पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ओशो पढ़ने से फिर रोक देंगे कि मेरा बच्चा रिबेल बन जाएगा। नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा बच्चा बदमाशी करता है, शैतानी करता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आज्ञा का पालन करने वाला बच्चा बुद्धू हो सकता है, संभावना इंटेलिजेंट भी हो सकता है, पर एक बुद्धू होने की भी संभावना है उसमें। लेकिन जो आपसे पलट के जवाब देता है, मतलब दिमाग चलाता है या शैतानी उधम करता है कुछ,
ऊधम ही उद्यम उद्यम है। से बना है ना। बट इसको बहुत लोग बदतमीजी भी बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं, तमीज तो सिखा देंगे ना कि किस तरीके से आपको पेश करनी है अपनी बात, लेकिन अपनी बात रखने का हक ना हो, अपनी सोच रखने का हक ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त आपके दिमाग में चल क्या रहा था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आया कि ये मैं सीधी सीधी बात समझता था। मैं आजकल ज़्यादातर मेरे को सीधी बात समझ में आती है। कोई कहता है ना कि कुछ घुमा घुमा के पकड़ने की आदत होती है ना, जलेबी बनाने की आदत नहीं है। जो बात करो सीधी करो, तो वो शायद वो सीधी बात कि तोड़ दिया, जबकि मेरे से गलती से लग गया था, तो मैंने कहा तोड़ तो नहीं दिया, तोड़ तो ऐसे देते हैं, ये तो टूट गया। माँ पापा में सबसे ज्यादा क्लोज किससे थे? पापा से। पापा से। ओके। बाबूजी से। इस तरह की बात पापा से करते थे आप? जिस तरह नहीं, से लॉजिक, बाबूजी से नहीं होती थी ऐसी कभी भी बात, हिम्मत क्योंकि नहीं बाबूजी थी? मेरे नहीं, हिम्मत नहीं। अच्छा बाबूजी मेरे दोस्त थे। अच्छा, ये बहुत रेयर चीज बता रहे हैं हाँ, क्योंकि नहीं, मेरे बाबूजी दोस्त थे। बाप मेरी और माँ, बेटा का दोस्त होना। मेरी माँ स्ट्रिक्ट रही हैं। अच्छा। मेरे बाबूजी दोस्त थे, उन्हीं की वजह से मेरे अंदर जो भी, अगर कोई भी उत्सुकता और उसकी ओर चले जाने की उत्सुकता पूरा करने के लिए चले जाने की हिम्मत, वो बाबूजी की दी हुई है। उन्होंने सपोर्ट भी किया था एक्टिंग के लिए? हमेशा हमेशा बाबूजी ने, नहीं सपोर्ट तो मम्मी ने भी किया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। उनका टैकल करने का तरीका माँ का स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी था, लेकिन बाबूजी का था कि कलाकार की तरह बहो, साइंटिस्ट की तरह सवाल पूछो, जो करना है करो, चीज़ें तोड़नी है तो तोड़ लो। वो मुझे घर का ट्रांजिस्टर दे देते थे कि खोल के कर ले जो करना है। तेरे को अगर लग रहा है ना कि इसके अंदर एक, मुझे लगता था रेडियो के अंदर अनाउंसर बैठा रहता है अच्छा, जो बोलता है, तो बाबूजी ने कहा ये ले पेज पकड़ खोल देख। तो मैंने खोल के देखा, मुझे नहीं दिखा। फिर उन्होंने मुझे समझाया ये डायोड होता है, ट्रायोड होता है, ये होता है, ये होता है, और इस तरह से काम करता है वो चीज़। अब इसके बाद फिर आप NSD भी गए, तो NSD में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको लगता है कि जो अपने फिल्म्स की या वेब शोज में, उसमें किस तरह का इन्फ्लुएंस या किस तरह की हेल्प मिली उस NSD की एक्सपीरियंस के थ्रू? NSD का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और वो 3 साल की ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है एक अभिनेता के तौर पे। मुझे शायद मैं वो ट्रेनिंग नहीं करता तो मुझे बॉम्बे आने की हिम्मत भी नहीं होती, तो मुंबई नहीं पहुंचता मैं, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो वो पढ़ाई अच्छी थी, ऐसा नहीं कहूँगा कि उसके बाद मुझे सब आ गया, सीखना उसके बाद ही शुरू हुआ। मुझे तो यूँ लगता है कि मैं माइनस में था, NSD ने मुझे ज़ीरो में पहुँचाया, और फिर मैंने आगे सीखना शुरू किया। तो इस तरह से लेता हूँ उसको। लेकिन NSD की एक पूरे, सब लोग हम जानते हैं एक दूसरे को, फैमिली की तरह है, ना एक्सटेंडेड फैमिली है हम NSD पास आउट्स। तो वो इतने सारे लोग बॉम्बे में थे, तो उस वजह से वो भी एक सहायता रही कि एक हिम्मत रहती है ना। ऐसा नहीं कि कोई हमारा नेपोटिज्म फैला रहे थे हम कि नसीर भाई हमारे को रोल दिला रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन नसीर सर मिल लेते थे, है ना, थोड़ा सा गाइड कर देते थे किसी से भी, और हमारे और सीनियर्स आसपास के जो भी थे, तो वो उससे एक सुकून रहता है कि चलो भाई लोग हैं, कोई दिक्कत होगी चले जाएंगे, खाना तो खिला ही देंगे, दारू भी पिला देंगे कभी हो सकता है कभी उधार मांगा तो भी दे देंगे। तो एक ये जो एक विश्वास होता है, तो वो भी NSD का फ़ायदा है। जैसे आपने 93 बैच में आप NSD में, राइट? तो 93 से लेकर अभी तक आप अभिनय का काम कर रहे हो, भले ही पहले थिएटर किया, उससे पहले से कर रहा हूँ मैंने NSD से। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, NSD करने से पहले मैंने एक दूरदर्शन का सीरियल किया था लीड रोल में। अच्छा, हाँ NSD से पहले NSD से क्या पहले, नाम और लीड था रोल? ये? उसका नाम था ढाई आखर। अशोक चक्रधर जो कवि हैं, उन्होंने वो बनाया था ढाई आखर। कितने साल में किया था आपने ये? मैं 19 साल का था तब। अच्छा। इनफैक्ट अभी आप दूरदर्शन का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे को याद आ रहा है कि शायद कहीं हम पढ़े थे कि आपकी जो कास्टिंग हुई थी वो भी NSD के वॉशरूम में हो गई थी। हाँ, वो शांति के लिए कास्टिंग नहीं, मतलब वॉशरूम में हम थे, तो जो उनकी शांति के वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे पार्थो मित्रा, वो, और हमारे NSD के प्रोडक्शन मैनेजर थे महेश चंद्रा जी, वो दोनों लोग खड़े थे वहाँ पे। वो भी मतलब निवृत्त हो रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे निवृत्त हो रहा था। तो वो मिलवाने वाले थे बहुत सारे लोगों से ना, वो संभवतः। तो पार्थोदा ने मुझसे पूछा कि आप एक्टर हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ एक्टर है, NSD का ही है।
तो उनका एक ऐसा ऐसा बन रहा है, मुझे लगता है एक में फिट हो सकते हो तो ऑडिशन तो दे दो मतलब एक। क्या उससे पहले आपका अभिनय उन्होंने देखा था? नहीं, कोई नहीं, मेरे को देख के ही सिर्फ सब? NSD का हूँ और देख के उनको लगा कि एक रोल में फिट हो सकता है, और फिर उन्होंने कहा एक बॉम्बे में भी होगा, तो फिर बॉम्बे में आके मैंने एक ऑडिशन दिया। बारिशों के मौसम थे, UTV का वर्ली में ऑफिस था और मैं पूरा भीगता हुआ तरबतर पहुंचा, और वो तरबतर में ही मैंने ऑडिशन दिया था, जो शायद काम कर गया क्योंकि वो ऐसा सीन में यूज हो गया वो। तो वो पहला डेली सोप था इंडिया का। 3 साल तक आप 3 साल तक किया शांति। क्योंकि सुपर हिट सीरियल था वो। सुपर हिट सीरियल था, मंदिरा बेदी वाला। मंदिरा बेदी का उनका पहला काम था ये। अभी तक उनको याद रखा जाता है। हाँ, तो वो था, हाँ, तो वो ही पहला सीरियल किया था। उस दौरान लोग पहचानने भी लगे थे, और तब फोटोग्राफ तो होते नहीं थे, कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते, तो ऑटोग्राफ लिया करते थे। और जैसे ही वो बंद हुआ और कोई और काम नहीं आया तो पहचान सब भूल गए, क्योंकि टेलीविज़न की यही बात है ना कि वो रद्दी हो जाता है, अखबार की तरह होता है। अच्छा। कि अगले दिन चाट पकौड़ी खाते हैं उस पर लोग, उस अखबार पे वड़ा पाव रख के खाते हैं, भूल जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है। लेकिन फिल्म्स वगैरह एक नॉवेल की तरह होती हैं जो आप संभाल के अपनी अलमारी में रखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार तो फेंक दिया जाता है ना। आपको लगता है कि शांति के बाद, पार्डन माय वर्ड्स, बट आपको भी फेंक दिया गया? क्योंकि वो फेंक ही दिया गया, मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न, बताता हूँ आपको। क्योंकि शांति के दौरान मुझे कोई सीरियल मिल रहे थे या मिल जाते, लेकिन मैंने किए नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था एक डेली सोप चल रहा है, मैं फिल्म्स ट्राई करूँगा, क्योंकि असली में करने तो फिल्म्स आए थे, तो फिल्म्स के लिए ट्राई करता रहा। फिर शांति बंद हो गया, तब तक 1-2 फिल्में की मैंने। हंसल मेहता जी की पहली फिल्म थी जयते, तो हंसल जी का भी पहला ही काम था, अनुराग का भी पहला ही काम था, और वो फिल्म शक्ति कपूर आए थे क्या आप यहाँ? हाँ, शक्ति। हाँ, वो भी थे उसमें। और तो वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, बन के रह गई, ऐसे करके कुछ किए। तो फिल्में की मैंने, जैसे जो पहले जिक्र किया 1084 की माँ, और कुछ और भी फिल्में की जो आई ही नहीं, कुछ आधी बनी, 1-2 फिल्में तो आप नोटिस भी नहीं हुआ। हाँ, नोटिस भी नहीं हुआ। एक आध फिल्म ऐसी थी जिसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, और वो ऐसे हुआ। और बाद में जब काम नहीं मिला, ये सीरियल बंद हो गया, तो मैंने सीरियल करने की कोशिश की, टेलीविज़न का काम ढूंढता रहा। तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि जो आपने स्टार्ट किया दूरदर्शन के एरा से, और अभी आप OTT तक काम कर रहे हो, इस बीच में आपको क्या लग रहा है कि इंडियन सिनेमा कहूँ या इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है? कई बदलाव अच्छे भी लगते हैं मुझे, कई बदलाव थोड़े से गड़बड़ भी लगते हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स के आ जाने से पेमेंट वगैरह टाइमली मिलता है, शेड्यूल्स काफ़ी हद तक बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ये बेटर प्लानिंग और सारी कुछ वजह से वो सब रहता है। लेकिन इसके आने से ये भी फ़र्क पड़ा कि जो 8 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी वो 12 घंटे की हो गई है ना, जो आपको ऑफिसेज में भी दिखाई देता होगा। तो वो फिल्मों में भी हुआ। और 12 घंटे की शिफ्ट का मतलब होता है कि 1.5-2 घंटे पहले, तो 16 घंटे का काम है। आपको 8 घंटे मिलेंगे जिसमें सोना भी है और डायलॉग भी याद करने हैं और कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है। तो वो वक्त बढ़ गया। जो पहले 8 घंटे की शिफ्ट होती थी उसमें बहुत आप रिलैक्स होते थे और एक आप क्रिएटिव बेस्ट दे पाते थे। वो फ़र्क इस तरह से हुआ। फिर मैंने देखा टेलीविज़न में बहुत फ़र्क, मुझे टेलीविज़न से फिल्में तो अच्छी बनने लगी मुझे लगता है 90s के बाद से, लेकिन टेलीविज़न का स्तर गिरा है। जो साहित्यिक कृतियों पे काम होता था, और या चाहे हमारा शांति सीरियल ले लीजिए जो किसी साहित्यिक कृति पे नहीं था, लेकिन वो भी फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, और इतने प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे उसके, और भी हज़ारों सीरियल्स के आप नाम मतलब बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनके नाम ले सकते हैं उस दौरान के, जो बड़े अच्छे और साहित्यिक कृतियों में बनते थे। अगर साहित्यिक कृतियों में नहीं होते थे तो भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते थे। लेकिन जो बाद में टेलीविज़न का जो हश्र हुआ, जो कहीं से भी मतलब ऊपर उसका फसाड महिला उत्थान हो सकता है, लेकिन वो पुराने रिग्रेसिव मूल्यों को ही ज़्यादातर दिखाते हैं या अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। मक्खी, नागिन, बिल्ली, पतंग में लटक जाना,
और पता नहीं क्या क्या। तो ये टेलीविजन का स्तर ज़रूर गिरा है। मैं मतलब कहते हो मुझे वो कोई करेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिल्मों का स्तर बढ़ा है मुझे लगता है। एनएसडी में आप एज ए टीचर जाते हो और एक जगह हम देख रहे थे कि शायद पंकज त्रिपाठी आपके बारे में बोल रहे हैं ऐसा कि वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। नहीं, एक तरह से स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए पंकज को, लेकिन हाँ मतलब उनके बैच के साथ एक प्ले हो रहा था, उसमें कुछ लिखने में मैंने काम किया और जो अभिनेता थे उनके साथ भी थोड़ा सा काम किया था उस दौरान। तो किस चीज़ की पढ़ाई आप कर मतलब? मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ। मैंने 2000 मतलब उसके पंकज के बैच से पढ़ाना शुरू किया था और 2017 तक पढ़ाया मैंने। प्रॉपर एनएसडी के अंदर? एनएसडी के अंदर रेगुलर क्लासेस पढ़ाई। ओके। बट अभी जो मिर्ज़ापुर 3 में जो 2017-18 जो तो कविवर महोदय जो हैं, जो पल्लव नाम है जिनका, हाँ। तो वो भी एनएसडी से ही हैं? एनएसडी से हाँ। तो वहाँ पे पल्लव मुलाकात भी मेरा स्टूडेंट। अच्छा, पल्लव आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कास्टिंग जब चल रही होती है, आप एक शो में काम कर रहे हो, तो आप अपने लोगों को ऐसा रिकमेंड कर देते हो कि हाँ भाई ये नहीं, अपनी तरफ से रिकमेंड करना कभी भी सही नहीं होता है। हाँ। ये एक अलग बात होती है कि आपसे कोई राय मांगी जाए और आप सलाह दें, ओके, तो उसमें आपकी भी इज्जत रहती है और जिसका नाम आपने दिया है उसकी भी इज्जत रहती है, बजाय इसके कि आप कहते फिरें किसी लोगों से लोग, जो उचित नहीं है। तो पल्लव वाले में ये केस में ऐसा हुआ ना कि वो जिस तरह से रमाकांत पंडित को देखता है, जिस नज़रों से, एक फादरली फिगर की तरह है, और वो जिस तरह से उसमें अपना बेटा खोजता है, तो एक स्टूडेंट और मेंटोर वाला, जो टीचर वाला एक भाव हमारे अंदर ऑलरेडी था। और मैं जब सेट पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि पल्लव कर रहा है, और मैं इतना मतलब मैं बहुत उम्मीद किए हुए बैठा था कि ये कैरेक्टर कौन करेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ चुका था, कैरेक्टर बहुत प्यारा लगा था मुझे। यूँ लगा था कि अगर मतलब मुझे कोई ये कैरेक्टर मिल जाता तो कितना मज़ा आता। एज एन एक्टर मुझे ये फील हो रहा था। तो मैं सेट में पहुंचने तक मुझे ये था कि यार ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। और जब मैंने पल्लव को देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। ये पता चला है कि आप क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स भी लिखे हैं सर? हाँ, मैंने भी पहले लिखे थे। मैं तो क्राइम पे काम करता रहा हूँ। मैं इंडियाज मोस्ट वांटेड डायरेक्ट करता था पहले। क्राइम से पुराना ताल्लुक है सर का। क्राइम से मतलब जिस समय खुद ने कोई क्राइम नहीं किया बट क्राइम से ताल्लुक है। मतलब आप उस समय से ताल्लुक आप रखे हो क्राइम से, जिस समय अभी जो सनसनी, वारदात, ये सब क्राइम उस समय नहीं था। मैं पहला कल्ट शो जो था इंडियाज इंडियाज मोस्ट वांटेड साहिल क्राइम का, क्या नाम था? सोहेब इलियासी पहले करते थे, फिर बिकॉज ऑफ सम लीगल रीजंस वो नहीं कर पाए आगे के एपिसोड्स, तो वो मनोज रघुवंशी एक जो पत्रकार थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया, एंकर किया, मैंने डायरेक्ट किया उसके करीब 80 एपिसोड। फिर बीच में मैंने क्राइम पेट्रोल भी करीब 100 एपिसोड डायलॉग्स लिखे थे। 100 एपिसोड्स के डायलॉग? हाँ, करीब। हाँ, अभी जितना आपने काम किया है, इसमें अगर मैं पूछूं कि कोई एक ऐसा किरदार जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो? चैलेंजिंग तो सारे ही किरदार हैं। हर किरदार का एक अलग चैलेंज होता है ना, ये ढूंढ, और नहीं होता तो आप उसको चैलेंजिंग बनाने की कोशिश करते हो कि इसको ऐसे दायरे में ले जाएं या ऐसा कुछ करवाएं कि वो चैलेंजिंग हो जाए। हमको लगता है सिलेक्शन डे वाला कैरेक्टर, जैसे सिलेक्शन डे, क्योंकि वो बहुत अनलाइक मी था कि मैं जो बिल्कुल अपने में रहने की कोशिश करता हूँ, कभी अपने आप को हार्ड सेल नहीं करता, वो वाली उसमें वो था, वो बड़ा ऑडेशियस, दुस्साहसिक, किसी से भी भिड़ जाए, तेंदुलकर मिल जाए तो भी उसको क्रिकेट के बारे में सिखा दे, इतने कॉन्फिडेंट रखने वाला कैरेक्टर था वो। तो वो कैरेक्टर करते हुए अजीब हुआ। और ना मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे साथ थे, ना मैं ऐसा बाप हूँ जो अपने बेटे के साथ हूँ। वो बिल्कुल ही अलग बाप था वो चरित्र। यार जब भी वो देखा, जब भी वो फील्ड पे आता था, मैं लग जाता था यार अब तो फिर कुछ हंगामा करेगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा, ये बावली पूछ। सर, हम नॉर्मली जब एक होता है स्टार, एक होता है एक्टर, जिसकी बातचीत चलते रहती है अपनी इंडस्ट्री में, फिर एक होता है सपोर्टिंग रोल, एक होता है कैरेक्टर एक्टर, ये सारी बातें भी चलती है। तो जब
कोई बम्बई आता है तो आंखों में सपने लेके आता है, सबको बनना होता है बच्चन। आप भी कभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बच्चन जैसा प्रभावित आप रहे होंगे। अभी भी हूँ, अभी भी हो। बट क्या होता है सर कि जब एक एक्टर स्टार नहीं बन पाता है तो वो फिर क्या ये जो बोलता है कि नहीं मैं ये करके खुश हूँ, वो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, या वो उसका फेल्योर होता है जो उसको बोलता है कि नहीं यार मैंने ट्राई किया था, मैं नहीं बन सकता हूँ स्टार, तो मैं एक्टर बन के खुश हूँ? आपके दिमाग में कभी नहीं, देखिए मैं तो सच्ची बताऊं तो मैं कभी स्टार बनने के लिए आया भी नहीं था। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि स्टार बनने का मतलब है आपको हीरो के रोल करने हैं, और मैं आया जिस वक्त हीरो की जो डिमांड्स थी वो मैं फुलफिल नहीं करता था, और मुझे इसका पूरा आभास था। मेरे पास ना बॉडी थी, मतलब लंबा था बट ऐसा नहीं है कि वेल बिल्ट था, और ना मुझे डांस आता था ना फाइटिंग आती थी, जो भी ज़रूरत होती थी एक सो कॉल्ड हीरो की, तो हीरो कभी बनना ही नहीं चाहता था। मैं नायक ज़रूर बनना चाहता था कि हर कहानी में एक जो मुख्य किरदार होता है वो ज़रूर करना चाहता था, लेकिन वो वाली खोज सच में भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में अंगूर खट्टे की तरह हम कहें कि बहुत खाली में तो यार अभिनेता ही अच्छे होते हैं, स्टार तो बेकार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार होना भी एक बहुत बड़ी बात है जो हर किसी का होना संभव नहीं है, तो वो है। लेकिन एक प्रेशर आप जो कह रहे हो ना, वो एक प्रेशर देना है आप सारे अभिनेताओं पे। वो क्या है कि जैसे कोई बर्गर बेचता है, अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर रहा है डिग्निफाइड तरीके से, कोई जूते बेच रहा है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, उसकी आप बराबर इज्जत करते हैं। उससे आप ये नहीं कहते कि बर्गर बेच रहा है तो मैकडोनल्ड ही होना पड़ेगा और जूते बेच रहे हो तो बाटा ही होना पड़ेगा, लेकिन आप एक्टर से ये क्यों कहते हैं? तो ये एक तरह की बात है जो ये मुझे ठीक नहीं लगती कि हर एक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और अगर वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करते हुए, छोटा बड़ा जो भी मिल रहा है, तो उसको ये प्रेशर ना दीजिए। हर कोई नहीं बनता। अभी हीरो में थोड़ा बदलाव आया है हमारे हीरो में, इस वजह से बहुत सारे नए अलग अलग तरह के हीरो आए ना, चाहे राजकुमार राव हों, चाहे नवाज ऑब्वियसली नवाज, और भी लोग, आयुष्मान खुराना, और ये सब लोग एक कन्वेंशनल हीरो की तरह, विकी कौशल है ना, ये लोग एक कन्वेंशनल हीरो की तरह नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभिनय और अपनी सच्चाई से नायक बने। वो नहीं, मैं एक्चुअली पूछने वाला था आपकी जो आने वाली फिल्म है उलझ, उसके बारे में कि जो आ रही है मूवी, उसमें जानवी कपूर, गुलशन देवैया भी हैं आपके साथ, रोशन मैथ्यू भी हैं। तो इस फिल्म से ट्रेलर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट अगर ऑडियंस को आप ये बता सको एक या दो लाइन में कि इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके कैरेक्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों हम इस फिल्म को देखें? देखिए, फिल्म ही एक मिस्ट्री सस्पेंस फिल्म है ना, एक स्पाई थ्रिलर है, तो इसमें बहुत सारा सस्पेंस है, और मैं अपने बारे में एक शब्द भी बोला तो वो खुल जाएगा। मतलब कैरेक्टर का नाम भी आप नहीं बोल सकते हैं सर? नाम बता दीजिए सर कम से कम। कैरेक्टर का नाम भी मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है सर कि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा है कि आपको बोलना नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ, जो लोग अक्सर बोलते रहते हैं ना कि मैंने इस बार अलग किया है, हटके किया है, कुछ नया किया है, कुछ डिफरेंट किया है, ये जो क्लीशे जवाब होते हैं, मैं उन जवाब का सहारा लेते हुए कहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। सच में अलग है। इस बार कुछ अलग है, सच में अलग है, कुछ अलग है। और चाहे वो लुक हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, या उसके अंदर जुड़ा हुआ सस्पेंस हो, जो फिल्म के आखिर में रिवील होता है, तो एक बहुत ही, मतलब फिल्म तो पूरी सस्पेंस थ्रिलर है, तो हर चीज़ में एक सस्पेंस जुड़ा हुआ है। जानवी कपूर के साथ आपने काम किया, पहला बार काम किया होगा? हाँ, पहली बार किया। मैं शायद मिली भी करने वाला था। अच्छा। बट वो कुछ शायद उस दौरान उनके जो डायरेक्टर थे बीमार हो गए, तो डेट्स आगे खिसक गई, फिर मेरे पास डेट्स नहीं थी, तो उस वजह से मिल ही नहीं कर पाया, नहीं तो उस दौरान से मुलाकात होती। लेकिन अभी कैसा रहा एक्सपीरियंस जानवी के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम लोग जो पूरी फिल्म शूट की लंदन में, पूरा 1 महीने लंदन रहा था, तो मेरा पार्ट तो सारा लंदन में ही था, और मेजर फिल्म भी लंदन में ही है, तब तो काफ़ी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरे लगभग सारे सीन्स जो भी हैं जानवी के साथ ही हैं, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार अपने आर्ट क्राफ्ट के लिए और अपने कैरेक्टर के लिए पूरी कोशिश करती हैं। को एक्टर के लिए बड़ा अच्छा स्पेस देने वाली है, और उनकी मुझे ख़ास चीज़ अच्छी लगती है कि
कि वो शी चूजेस द राइट फिल्म्स, ऐसा लगता है मुझे, अच्छी फिल्में चूज करती हैं वो। और मुझे बड़ी खुशी होती है, जिनका मैं फ़ैन हूँ, श्रीदेवी कौन नहीं है, उनकी झलक दिखती है मुझे उनमें, तो वो एक मुझे तो खुशी होती है। उलझ के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको सर, और हम उम्मीद करेंगे मिर्ज़ापुर 4 भी जल्दी आ जाए। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। आप बताइए सर क्या अनुभव रहा मुझे आपका भी सर? बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा ही नहीं कि इतनी देर बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश तेलंग है, मैं एक अभिनेता हूँ। अगर आपको ये बातचीत, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप डिजिटल कमेंट्री जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। इनका ये सिल्वर बटन तो आ चुका है, इसको गोल्ड, प्लेटिनम सब आगे तक पहुंचाना है, डायमंड